Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत प्रीशियस होने वाली है क्योंकि आज इस क्लास में मैं आपको 4 एसेज कवर कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला एसे सर रोजर एट होम बाय जोसेफ एडिसन होगा, फिर उसके बाद रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, इसके बाद एजी गार्डनर का द डिफेंस इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, और फिर इसके बाद ईवी लुकास का टाइट कॉर्नर्स। एक एक करके मैं आपको सभी की समरी बताऊंगा और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं उनको हम शेयर करेंगे, डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सर रोजर एट होम को समझिए। सर रोजर, अगर आपने जोसेफ एडिसन को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि सर रोजर इनका एक फेवरेट कैरेक्टर है जोसेफ एडिसन का। और सर रोजर का जो कैरेक्टर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साथ के साथ मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँगा सभी चीज़ें कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो सर रोजर का जो ये कैरेक्टर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो अपने ह्यूमर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? अपने ह्यूमर के लिए सर रोजर का कैरेक्टर जाना जाता है, हास्य के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर जो सर रोजर हैं, जैसे कि एक इनका और ऐसे है जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट चर्च। वहाँ पर आप देखते हो, अगर आपने उसे पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि सर रोजर जो है वो ह्यूमरस कैरेक्टर कैसे हैं। वो एक जमींदार है, अच्छा खासा पैसा सर रोजर के पास है और सर रोजर के जो टेनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। किस चीज़ में? चर्च की सेरेमनी को अटेंड करने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो चर्च नहीं गए तो सर रोजर गुस्सा हो जाएंगे और उनको ये भी लगता है कि कहीं सर रोजर उनको निकाल ना दे। अब ये नहीं कि वो सर रोजर से नफरत करते हैं, नफरत उनका कोई किराएदार उनसे नहीं करता। और सर रोजर एट होम में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये क्लियर कट पिक्चर सर रोजर की ऐसी देखने को मिलेगी कि उनके जो टेनेंट हैं वो उनसे प्यार करते हैं। अब व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लविंग? यहाँ पर उनको प्यार करने का कारण क्या है कि इतना पसंद उनको किया जाता है? क्या कारण है? सबसे पहला कारण कि वो अपने टेनेंट्स को फ्रीडम देते हैं, एक स्वतंत्रता देते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, वो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। और दूसरा, सर रोजर के फैमिली मेंबर कोई नहीं है तो उनको ही वो परिवार का सदस्य मानते हैं। अपने जो उनके किराएदार हैं उनको ही वो परिवार के सदस्य के रूप में ट्रीट करते हैं और जो भी फेवर उनको हो सकता है वो सर रोजर करते हैं। इवन वो उनको किराए के लिए भी इतना फोर्स नहीं करते कि उनको टाइमली ही पे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सर रोजर के जो किराएदार हैं, जो टेनेंट्स हैं, वो उनको इतना प्यार करते हैं। तो सर रोजर की जब ये खासियत जब इनके दोस्त ने यानी कि राइटर ने यहाँ पर देखी, जिसकी हम बात करें जोसेफ एडिसन की, जब उन्होंने इस चीज़ को गौर किया सर रोजर की इस खासियत को, तो उनको इसको देखकर ये लगा कि सर रोजर वास्तव में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। सर रोजर जो है कैसी पर्सनैलिटी हैं? वो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। और दोस्तों एक बात और, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि जो ये रिचर्ड स्टील हुए, जोसेफ एडिसन हुए, ये अपने पीरियोडिकल्स के लिए जाने जाते हैं। जो 17th-18th सेंचुरी में जो एसेज लिखे गए, जो कलेक्शन ऑफ एसेज थे, और स्पेशली द स्पेक्टेटर और टैटलर जो मैगजीन्स थी उनमें एंटाइटल्ड थे, तो वो एसेज पीरियोडिकल्स कहलाए। और इन पीरियोडिकल्स में द स्पेक्टेटर, याद रख लेना, द स्पेक्टेटर, दिस इज द नेम ऑफ मैगजीन। द स्पेक्टेटर नाम क्या है? मैगजीन का नाम है। और द स्पेक्टेटर से ये ऐसे आपका स्पेक्टेटर से लिया गया है। सर रोजर एट होम कहाँ से लिया गया है? अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि सर रोजर एट होम कहाँ से लिया गया है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्पेक्टेटर से। द स्पेक्टेटर से ये लिया गया है। और इसमें किसके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है? तो आपका आंसर होगा सर रोजर के कैरेक्टर को दिखाया गया है फर्स्ट तो। और दूसरा कैरेक्टर इसमें आता है चैपलिन का। याद रखना, पहले हम सर रोजर की ही बात करेंगे, चैपलिन की बात उसके बाद में करेंगे, क्योंकि सर रोजर जो है वो इसका मेन कैरेक्टर है, हम प्रोटोगोनिस्ट भी कह सकते हैं।
जो मेन फिगर एसेज में फिगर्स के रूप में या कैरेक्टर्स के रूप में जाना जाता है, तो इसको आप कहेंगे कि इसका जो मेन फिगर है, मेन पर्सनैलिटी है, मेन कैरेक्टर है, वो कौन है? सर रोजर है। और सर रोजर के कैरेक्टर को किसने रिप्रेजेंट किया है? राइटर ने रिप्रेजेंट किया है। राइटर को किसने इनवाइट किया था अपने घर पे? सर रोजर ने इनवाइट किया था। व्हाट टाइप ऑफ मैन इज सर रोजर? सर रोजर किस प्रकार के व्यक्ति हैं? एक ह्यूमरस मैन है एंड हॉस्पिटेबल मैन है। याद रख लेना, सर रोजर कैसे व्यक्ति हैं? ह्यूमरस और हॉस्पिटेबल मैन है। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, मैं समरी बता देता हूं कि इसमें सर रोजर जो थे इनके घर गए थे, और जब सर रोजर जो ऑथर थे वो सर रोजर के घर गए थे, और जब वो सर रोजर के घर पर पहुंचे जो राइटर हैं, तो सर रोजर ने उनका बहुत वेलकम किया, ग्रेट वेलकम किया, और उन्होंने राइटर से कहा कि तुम मेरे घर में पूरी तरह से फ्री हो, मतलब वट एवर यू विश टू डू यू कैन डू, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहते हो कि वो तुम कर सकते हो। तो वहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि सर रोजर अपने सर्वेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव थे, और एक तरह से उनकी ग्रेट केयर, हम कह सकते हैं कि अपने सर्वेंट्स की ग्रेट केयर सर रोजर करते थे, और इवन उन्होंने हमेशा अपने सर्वेंट्स का भला करना चाहा। और उनके जो सर्वेंट्स थे, इन रिटर्न अगर जो हम कहें, उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी उनके लिए बहुत लॉयल उनको दिखाई पड़े, वो भी उनका सम्मान करते थे, उनसे प्यार करते थे, और कभी जो टेनेंट्स थे या फिर सर रोजर को कह लें, दोनों एक दूसरे को कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि वो उनको छोड़ दें। और ऐसे भी सर्वेंट्स थे जो सर रोजर की सेवा करते करते, ठीक है, बूढ़े हो चुके थे, और उनमें टेनेंट्स भी इस प्रकार के थे जो बहुत पुराने हो चुके थे। ध्यान रखना, दोनों चीज एक साथ चल रही है, वन साइड सर्वेंट्स, अदर साइड टेनेंट्स, दोनों ही मतलब प्रेम करते हैं किसको? सर रोजर को। और ऐसे ही यहाँ पर एक कैरेक्टर से रूबरू जो होते हैं राइटर इनके सर रोजर के, यहाँ पर वो होता है चैपलिन। वो चैपलिन कौन है? चैपलिन सर रोजर के एक सर्वेंट में से हैं, सर्विस करते हैं सर रोजर के यहाँ पर, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में और अच्छी तरह से एक प्रूडेंस टॉक ये करते हैं। इन्होंने 30 साल अपने दिए किसके लिए? सर रोजर के लिए, और कभी इनको कोई बर्डन नहीं लगा, कभी सर रोजर ने इनको कभी धमकाया नहीं, कभी डराया नहीं, और कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और यही कारण है कि चैपलिन जो है पूरी तरह से सर रोजर को अप्रिशिएट करते हैं, और इवन सर रोजर भी चैपलिन के साथ कैसे पेश आते हैं? सर रोजर भी चैपलिन के साथ उस तरह से पेश आते हैं जैसे कि परिवार का एक सदस्य हो, तो उस रूप में सर रोजर जो है उस तरह से पेश आते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसमें उनके टेनेंट्स के बारे में, टेनेंट्स को वो खुश रखते हैं, सर चैपलिन के बारे में और सर रोजर के बारे में, और राइटर ने जो डिस्क्राइब किया है उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो आपकी कौन कौन सी लाइंस पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसमें कौन सा पूछा जा सकता है जो एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन से? सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग में ही देखिए, हैविंग ऑफन से, having often received an invitation from my friend सर रोजर डी कावलरी। ये सर रोजर डी कावलरी जो है इनका पूरा नाम है दोस्तों। सर रोजर का पूरा नाम क्या है? सर रोजर डी कावलरी है। टू पास अवे अ मंथ विद हिम इन द कंट्री, आई लास्ट वीक अकम्पनीड हिम हिदर एंड एम सेटल्ड विद हिम फॉर सम टाइम एट हिज कंट्री हाउस। उनको यहाँ पर सर रोजर के द्वारा इन्विटेशन मिला, और वहाँ पर उनके कंट्री हाउस में इन्होंने कुछ समय स्पेंड भी किया सर रोजर के साथ। वेयर आई इंटेंड टू फॉर्म सेवरल ऑफ माई एंसरिंग स्पेकुलेशंस, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की। सर रोजर हु इज़ वेरी वेल एक्वेंटेड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में ये लाइन्स पूछ ली जाती है कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, तो इनको नोट करना। सर रोजर हु इज़ वेरी वेल एक्वेंटेड विद माई ह्यूमर, सर रोजर जो कि बहुत ज़्यादा वेल एक्वेंटेड है, एक्वेंटेड विद माई ह्यूमर, मेरे हास्य से लेकर। कुल मिलाकर दोनों एक से हो गए, सर रोजर भी ह्यूमरस और राइटर भी ह्यूमरस। तो ये कहते हैं कि सर रोजर जो कि मेरे ह्यूमर से लेकर बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छी तरह से वाफिक हैं। लेट्स मी राइज एंड गो टू बेड व्हेन आई प्लीज, डाइन एट हिज ऑन टेबल, जब भी मैंने सोना चाहा तब उन्होंने कहा, मतलब कभी टोका नहीं, जिस समय सोना है सो। डाइन एट हिज ऑन टेबल, उनके खुद के टेबल पर उन्होंने मुझे डिनर कराया।
और इन माई चैम्बर, और अब मेरे चैम्बर में एज आई थिंक फिट, जैसा कि मुझे सही लगता है, सिट स्टिल, बिल्कुल शांत बैठने दिया, एंड से नथिंग, कुछ नहीं किया, विदाउट बिडिंग मे बी मैरी। और व्हेन द जेंटलमैन ऑफ द कंट्री कम टू सी हिम, जब जो लोग थे वहाँ के सोसाइटी के, जब वो देखने आते थे, मतलब कम टू सी हिम, उनको मिलने आते थे, ही ओनली शोज मी एट अ डिस्टेंस, तो वो मुझे केवल डिस्टेंस से देखते थे। एज आई हैव बीन वॉकिंग इन हिज फील्ड्स आई हैव ऑब्जर्व देम स्टीलिंग अ साइट ऑफ मी ओवर एन हिच, जब मैं उनके फील्ड से होकर गुजरता था तो मैंने देखा कि दूर से वो मुझे मतलब स्टेयर करते थे या देखते थे। एंड हैव हर्ड द नाइट डिजायरिंग देम नॉट टू लेट मी सी देम, फॉर दैट आई हैड हेटेड टू बी स्टेयर्ड एट। और वो मैंने सुना था कि सरोजर उनसे ये कहते थे कि भाई राइटर को ये चीज़ पसंद नहीं कि कोई उसको देखे इस तरह से, तो तुम उसको डिस्टर्ब मत करो। तो कुल मिला के किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस उन्होंने मुझे नहीं होने दिया। तो दोस्तों यहाँ से सर रोजर इज वेरी वेल एक्वेंटेड से लेके स्टेयर्ड एट तक ये कोई सी भी लाइन्स यहाँ से एग्जाम में दी जा सकती है कि ये मतलब कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको आपको अच्छी तरह से देख के जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ तो गए होंगे किस बारे में है, सर रोजर के बारे में है, राइटर के बारे में है, चैपलिन के बारे में है। आई एम मोर एट ईज इन सर रोजर्स फैमिली। सर रोजर की फैमिली में बहुत आसान है सब कुछ एक्सप्लेन करना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सोबर एंड स्टेड पर्सन्स, फॉर एज द नाइट्स इज द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर बहुत सोबर और बहुत अच्छे, मतलब सीधे साधे और बहुत ही स्पष्टवादी वहाँ पर लोग हैं। और जो नाइट है, क्योंकि मतलब सर रोजर के लिए कहा गया है, ये बेस्ट मास्टर को माना गया है वर्ल्ड में। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर यानी कि जोसेफ एडिसन के अनुसार जो नाइट है वो उसको क्या पदवी दी गई, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो बेस्ट मास्टर आपका आंसर होगा, द बेस्ट मास्टर। ठीक है, बेस्ट मास्टर, और कहां, इन द वर्ल्ड। ही सेल्डम चेंजेस हिज सर्वेंट्स, एंड सबसे बड़ी बात इनकी खासियत सर्वेंट्स को लेकर क्या है कि ये कभी अपने सर्वेंट्स को नहीं चेंज करते। जो सर रोजर हैं वो अपने सर्वेंट्स को कभी चेंज नहीं करते, एंड ही इज बिलव्ड बाय ऑल अबाउट हिम। हिज सर्वेंट्स नेवर केयर फॉर लिविंग हिम, और सब उसको प्यार करते हैं, कभी सर्वेंट्स ये नहीं सोचते कि वो उसको छोड़ना चाहते हैं। By this means his domestics are all in years and grown old with their master, और इस तरह से उसके जो सर्विस करने वाले हैं वो उनके पास ही रहते हैं हमेशा, और अपने मास्टर के साथ साथ वो भी वहाँ पर मतलब उनकी आयु भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से वो मतलब एंजॉय करते हैं लाइफ को, किसके साथ, सर रोजर के साथ। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, एंजॉय कर रहे हो आप भी इस क्लास को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना। You would take it well the chamber for his brother. His butler is grey-headed. His groom is one of the gravest men that I have ever seen. And his coachman has the looks of privy counselors. ये उनके लोगों के बारे में बताया गया, इसमें बटलर है, कोचमैन है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा वो आएगा चैपलिन। अब हम आगे मूव करेंगे। अब इसमें जो पूछा जाता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर एंगेज एवरीबडी टू हिम, so that when he is pleasant upon any one of them, all his family are in good humor। ये क्वेश्चन भी बनता है, जब सर रोजर खुश होते हैं तो बाकी लोग कैसे होते हैं, बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। और दिस ह्यूमैनिटी, ये जो इंसानियत है सर रोजर की, एंड गुड नेचर, ये जो अच्छा नेचर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पैसेज है। इसको आप जो है सर्वेंट्स तक, दिस ह्यूमैनिटी से लेकर सर्वेंट्स तक आप टिक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर, जहाँ पर मैं इस तरह से क्या करूँ क्योंकि हाइलाइटर नहीं है, और तो आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करें उस समय, तो वो आपको क्रॉप करने में आसानी होगी, तो उससे आपके पैसेज अच्छी तरह तैयार हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट है। या फिर बाद में आप उसको अंडरलाइन कर लें कैसे भी करके, जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीडीएफ में आप कर सकते हैं। दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर, ये जो ह्यूमैनिटी है और ये जो गुड नेचर है, ये हर कोई उसके पास जाना चाहता, मतलब हर कोई उससे मिक्सअप रहते हैं सर रोजर से। और सो दैट व्हेन ही इज प्लेजेंट अपॉन एनी वन ऑफ देम, जब सर रोजर खुश होते हैं किसी एक से भी, किसी एक भी सर्वेंट से खुश हैं, ऑल हिज फैमिली आर इन गुड ह्यूमर, तो उसकी जो पूरा परिवार है ना वो पूरा खुश हो जाता है। और परिवार कौन, जो टेनेंट सर्वेंट्स है वही परिवार है।
and none so much as the person whom he diverts himself with. On the contrary, if he cuffs or betrays any infirmity of old age, it is easy for a standard by to observe a secret concern in looks of all his servants. कोई भी व्यक्ति है, किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो अपने सर्वेंट्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी में सर रोजर जो है उनको केयर करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें एक चैपलिन का बटलर के रूप में आता है, लेट मी फाइंड इट। फ्रेंड्स, टू और थ्री लाइन्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 लाइन्स बटलर को लेकर हैं, अभी मुझे मिल नहीं पा रही हैं। पहले मैं कोशिश करता हूँ वैसे, अगर जो अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको उनको सेपरेटली सेंड कर दूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे वो तो मैंने इसके आपको बता दिए, स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बट इसमें कुछ लाइन्स और थी, 2-3 लाइन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैपलिन को लेकर हैं। दिस वन, my worthy friend has put me under the particular care of his butler who is a very prudent man। दोस्तों यही लाइन्स थी जिनको मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं मिलती ना तो वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि टीचर का एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये मुझे बताना है अपने स्टूडेंट्स को और ये चीज़ कहीं मिस ना हो जाए। अगर जो वैसे तो मैं मिस होने नहीं देता, लेकिन अगर जो इनकेस अभी हो जाती तो मैं आपको बाद में सेंड कर देता ये। तो ये पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पैसेज मैं बता रहा हूँ उससे अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। समरी आपको तैयार है ही, इसके साथ ये समझिए, माई वर्दी फ्रेंड हैज पुट मी अंडर द पर्टिकुलर केयर ऑफ हिज बटलर हु इज़ वेरी प्रूडेंट मैन। मेरे वर्दी फ्रेंड ने पुट मी अंडर द पर्टिकुलर केयर ऑफ हिज बटलर, तो उसने मुझे मतलब उन्होंने किसकी बात वो कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि पुट मी मुझे रखा एक पर्टिकुलर केयर में उनके बटलर के अंडर में, हु इज़ वेरी प्रूडेंट मैन, जो कि बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है। तो उनका जो चैपलिन यानी कि जो बटलर है दोस्तों कैसा व्यक्ति है, तो योर आंसर विल बी अ प्रूडेंट मैन। वो कैसा व्यक्ति, एक प्रूडेंट मैन है। एंड एज वेल एज द रेस्ट ऑफ हिज फेलो सर्वेंट्स, और बाकी जो उनके फेलो सर्वेंट्स हैं, वंडरफुली डिजायरस ऑफ प्लीजिंग मी, उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छी तरह से मेरी सेवा की, मुझे प्लीज किया। बिकॉज दे हैव ऑफन हर्ड देयर मास्टर टॉक ऑफ मी एज ऑफ हिज पर्टिकुलर फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने हमेशा सुना था कि अपने मास्टर को ये कहते हुए कि ये मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, ये मेरे बहुत अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये कहते हुए सुना था। तो इस वजह से यही कारण था कि उन्होंने मुझे इस रूप में ट्रीट किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी स्टोरी, और इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हमने शेयर की आपके साथ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एसे पर, जो है रिचर्ड स्टील का लिखा हुआ और जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब। रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब ये ऐसे है।
दोस्तों। और ये जो ऐसे है, ये इसमें 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इस ऐसे में। उनके बारे में आप एक एक करके समझते चलिए कि वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, कैसा क्या डिस्क्रिप्शन इसमें है। दोस्तों ये जो स्टोरी है ये एक क्लब की कहानी है, जिस क्लब का नाम है स्पेक्टेटर क्लब। किसकी स्टोरी है ये? स्पेक्टेटर क्लब की स्टोरी है। और ये एक क्लब का नाम है स्पेक्टेटर क्लब, जिसमें सबसे पहले हमें एक डिसेंट व्यक्ति देखने को मिल रहा है। और उनके जो जो ये व्यक्ति है, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो फेमस कंट्री डांस, जो कि उस सोसाइटी का कंट्री डांस है, वहाँ के इन्वेंटर थे। और उनके नाम से ही उस कंट्री डांस को जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति है, जो जेंटलमैन है, सिंगुलर है अपने बिहेवियर्स में, अपनी सिंगुलैरिटी के लिए, अपने गुड सेंस के लिए, अपने ह्यूमरस के लिए, अपने मैनर्स के लिए जाना जाता है। और जिसको ये लगता है कि समाज में मतलब समाज सही नहीं चल रहा, वो एक सही लाइन पर नहीं चल रहा है, तो ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये वही हैं जिनका जिक्र आपने जोसेफ एडिसन के एसे में सुना, सर रोजर एट चर्च। और ऐसे ही रिचार्ड स्टील के एसे में यहाँ पर वो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे जिनका नाम है सर रोजर डी कावलरी। क्या नाम है पहले कैरेक्टर का? ये जो स्पेक्टेटर क्लब है दोस्तों, इसका जो पहला मेंबर है, इसके जो पहले मेंबर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 6 मेंबर्स। तो पहला मेंबर कौन है? सर रोजर है। और कैसे व्यक्ति हैं? मैंने आपको बताया, ह्यूमरस है, जेंटलमैन है, सिंगुलैरिटीज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर सिंगुलैरिटीज पर फोकस करना है, अपनी सिंगुलैरिटीज के लिए जाने जाते हैं। और उनका मानना है कि संसार जो है वो कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन उनका जो ह्यूमर है ना, उनके ह्यूमर से किसी को परेशानी नहीं होती, उनका कोई एनिमी हमें दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि उनके इस प्रकार के व्यवहार को भी लोग जो है पसंद करते हैं। और ये जो व्यक्ति है सर रोजर की अगर जो हम बात करें, ये इनका मानना क्या है? ये पूरे बैचलर रहे थे, ये बैचलर रहे थे। और बैचलर होने का कारण क्या था कि इनको एक विडो से प्यार हो गया था। याद रखना, इनको एक विडो से प्यार हो गया था, लेकिन इनका जो प्यार था उसमें इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला, इनको निराशा मिली। ठीक है ना? जब उनको निराशा मिली तो सर रोजर जो थे वो इसी प्रकार से मतलब रहते हैं फिर। और इवन ये कहा जाता है कि सर रोजर अपने कपड़ों को लेकर भी बिल्कुल भी केयर वाले नहीं है, मतलब केयरलेस हैं। ठीक है ना? तो वो एक तरह से अपनी ड्रेसिंग को लेकर केयरलेस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपने ह्यूमर को लेकर जाने जाते हैं। और उनका एक जो तरीका है, मतलब उनका जो एक वे है लोगों के साथ पेश आने का, वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना? उनका जो तरीका कैसा है दोस्तों? उनका तरीका बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रिलीजियस पर्सन भी सर रोजर हैं, और वो धर्म के प्रति मतलब डेडिकेटेड है। लेकिन जो ये सर रोजर हैं, वो एक तरह से लोग उनको जो है ना, जो उनका माइनस पॉइंट ये है कि लोग उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। वो चाहते हैं कि लोग उनको सीरियस लें, बट लोग उनको ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाते हैं। तो ये इनका एक मेन वो है। अब इसके बाद दोस्तों अगर जो हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, हमारे द स्पेक्टेटर क्लब के नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इसमें एक जो व्यक्ति है वो आता है द स्टूडेंट ऑफ लॉ। कौन आता है? द स्टूडेंट ऑफ लॉ। और ये जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है दोस्तों, ये कैसा है? ये एक लॉयर है और ये बैचलर है। ठीक है ना? बैचलर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विट है, अंडरस्टैंडिंग है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? स्टूडेंट ऑफ लॉ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पढ़ाकू तो है, पढ़ना तो मतलब इसको पढ़ना तो पसंद है चीज़ों को, लेकिन पढ़ना क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है लिटरेचर। ही लाइक्स एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस। इनको अरस्तु और लॉन्जाइनस पसंद है। याद रखना कि
इसको क्या पसंद है, जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है उसको क्या पढ़ना पसंद है, एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइस। जबकि लॉ में तो लॉ के सब्जेक्ट्स और लॉ की राइटर्स को पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसको नहीं पसंद है। और इनके फादर को, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, इनके फादर को इस पर प्राउड है, क्योंकि फादर को कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है ना, तो वो लिख के लेटर के रूप में इनके पास भेजते हैं, और उसका सजेशन ये व्यक्ति, ये जो मतलब ये ह्यूमरस टच देखिए स्टूडेंट ऑफ लॉ का, ये जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है ये उनकी बात को क्या करते हैं, उनकी बात का एक आंसर देते हैं, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं अपने फादर को। लेकिन कैसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द स्टूडेंट ऑफ लॉ सॉल्व द लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फादर। तो आपका आंसर होगा ही हायर एन अटर्नी, ये एक, या फिर ही हायर अ लॉयर, ये एक लॉयर को हायर कर लेते हैं। मतलब खुद वकील है लेकिन वकालत बस की नहीं है, तो ये एक वकील को हायर कर लेते हैं, और वो जो वकील है वो क्या करता है, वो सब कुछ इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है, और इनके फादर को लेटर चला जाता है। तो ये स्टूडेंट ऑफ लॉ के बारे में है। अच्छा कैरेक्टर है दोस्तों, समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है सर एंड्रयू का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर आता है, सर एंड्रयू का। अब एंड्रयू कैसा व्यक्ति है, ये एक बिजनेसमैन है। ही ऑलवेज टॉक अबाउट बिजनेस, ट्रेड, ये हमेशा ट्रेड की बात करते हैं, और इनकी जो नॉलेज ऑफ कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, और इनको ये पता है कि कहाँ पर कैसा बिजनेस चल रहा है, किस चीज़ में कितना फायदा है। इंडस्ट्री की कोई भी बात हो तो इनसे आप कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो छोटी छोटी कहावतें होती हैं उनका एक भरपूर यूज इनको करना आता है, और एक यूनिक आर्ट ऑफ स्पीच इनके अंदर है। और इनको अगर जो हम बात करें, इनका मानना है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को हम इतना रिच बना सकते हैं, इतना रिच बना सकते हैं, अगर जो हम व्यापार को सही रूप में चलाएं, तो जितना कि आज तक उसने नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम इंग्लैंड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर एंड्रयू के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, द कैप्टन सेंट्री। कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, द कैप्टन सेंट्री। ये कौन है, कैप्टन के नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जहाज के कैप्टन है, जहाज के कैप्टन है। और ये कैप्टन रहे थे मिलिट्री में, याद रखना, ये कैप्टन कहाँ रहे थे, मिलिट्री में रहे थे। बहुत बहादुरी से इन्होंने काफी युद्ध लड़े थे। और इसके बाद इन्होंने जो था, जो इनका मानना था कि जो ग्रहों की, सॉरी, जो सितारों की नॉलेज जो होती है, यानी कि जो नक्षत्र का जो ज्ञान होता है वो इनको अच्छी तरह आता है, और एक फ्रैंक व्यक्ति है ये। और दूसरी बात, इनको कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं आता, और कभी इन्होंने किसी की चापलूसी नहीं की, और यही कारण था कि अपनी मिलिट्री वाली जॉब में इनको प्रमोट नहीं किया गया, ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाए। अब इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, विल हनीकॉम्ब का कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, विल हनीकॉम्ब का कैरेक्टर। ये जो व्यक्ति है ये एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। विल हनीकॉम्ब को अगर जो हम बात करें तो लेडी किलर कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हु इज लेडी किलर इन दिस एसे। तो योर आंसर विल बी विल हनीकॉम्ब। विल हनीकॉम्ब को एक लेडी किलर के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। और ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट वीमेन, ये स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, स्त्रियों से घिरे रहते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन वीमेन, स्त्रियों में इंटरेस्टेड। और सबसे बड़ी बात कि स्त्रियां भी इस व्यक्ति में इंटरेस्ट लेती हैं। जो स्त्रियां हैं वो इसकी बातों को एंजॉय करती हैं। या तो ये कह लो कि ये लड़की टाइप का लड़का है, या फिर ये कह लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और इसके अंदर इतिहास की समझ बहुत अच्छी है, इतिहास की समझ बहुत अच्छी है। और इतिहास में भी ये बता सकता है कि कौन से राजा की कौन सी रानी थी, उनकी डॉटर कैसी थी। तो उन सब मतलब उसमें भी स्त्रियों को ये लेकर आता है, और स्त्रियां इसको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और वर्दी मैन मानती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस कैरेक्टर को स्त्रियां ऑनेस्ट और वर्दी मैन के रूप में लेती हैं। तो आपका आंसर होगा कि जो ये विल हनीकॉम्ब का कैरेक्टर है इसको लेती हैं, ठीक ना। इसके किस रूप में लेती हैं, बहुत ज़्यादा एक वर्दी रूप में इसको मतलब समझा जाता है।
और बाकी रिचर्ड स्टील का कैरेक्टर है, इसको एक लॉयर के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया है, अच्छे क्रिटिक के रूप में। तो दोस्तों ये हमारा ऐसे था द स्पेक्टेटर क्लब। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसे ही देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां द फर्स्ट वन ऑफ आवर सोसाइटी इज अ जेंटलमैन ऑफ रॉस्टरशायर ऑफ एन एंशिएंट डिसेंट, अ बैरोनेट, हिज नेम सर रोजर डी कावलरी। सबसे पहला जो व्यक्ति हमारे बीच में आता है रॉस्टरशायर का है, एक एंशिएंट डिसेंट व्यक्ति है, एक कुंवारा व्यक्ति है जिसका नाम है सर रोजर डी कावलरी। ये मैंने आपको बताया था कि किसके ग्रेट ग्रैंडफादर इन्वेंटर ऑफ फेमस कंट्री डांस थे, तो आपका आंसर होगा सर रोजर डी कावलरी। देखो एक बार जब आप इन एसेज की समरी आप सुन लेते हैं ना, तो या फिर पढ़ लेते हैं, समरी को सुनने से ज़्यादा अच्छा होता है, सुनने से दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। और अपने उस टीचर से जिसकी क्लासेस को आप अटेंड करते हैं या फिर जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं उसके मुंह से सुन लें तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अब फिर तो आसानी से समझ में आ ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसा जब हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ा करते थे उस समय बात बता रहा हूँ, तो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, अभी भी हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास, कि वो एक बार चीज़ों को नरेट कर दिया करते थे, अपने शब्दों में नरेट करते थे। और उनकी भी आदत थी कि थोड़ा डेप्थ में चले जाना। और जब वो नरेट करते थे और उनको एक बार सुन ले तो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं थी। वही चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आपके अंदर एक टीचर की कुछ एबिलिटीज़ आ जाती हैं, टीचर के कुछ गुण आ जाते हैं, तो आप भी एक आदर्श उनकी तरह स्थापित कर सकते हैं। तो हम एक कोशिश ही करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डिसिपल, कि अपने टीचर्स के स्टूडेंट होने के नाते कि हम उनका कुछ अंश अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ। तो वही चीज़ है कि जब वो बताते थे तो चीज़ें छप जाती थी। कोशिश मैं भी ऐसी ही करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो चीज़ें दिमाग में ऐसी फिट हो जाएं कि फिर आप भूलें ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक जेंटलमैन है, रॉस्टरशायर का है, एंशिएंट है, डिसेंट है, बैरोनेट है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? इन्वेंटर थे कंट्री डांस के, विच इज कॉल्ड आफ्टर हिम। All who know that Shire are well acquainted with the parts of merits of Sir Roger. He is gentleman that he is very singular in his behavior. ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तब भी जब मैं समरी बता रहा था तो सिंगुलैरिटी पे बहुत फोकस किया था। तो विच कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे known for his singularities? Your answer will be Sir Roger. आपका आंसर क्या होगा? सर रोजर होगा। तो सर रोजर के बारे में और एक चीज और देखिए, हाउएवर दिस ह्यूमर क्रिएट्स हिम नो एनिमीज। इनका जो ह्यूमर है उससे कोई एनिमी नहीं आता, मतलब कोई एनिमी नहीं बनता। सर रोजर व्हाट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन। सर रोजर को आप क्या कहकर बुला सकते हैं? फाइन जेंटलमैन कहकर बुला सकते हैं सर रोजर को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ। एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस पैसेज में, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम में आ सकता है, जो पूछा जाता है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही पढ़ा रहा हूं, तो उन पर आपको स्पेशल फोकस करना है, बाकी नहीं देखना। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम एंड अथॉरिटी अमंग अस इज अनदर बैचलर हु इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल। अब ये एक दूसरा बैचलर है जो हमारे बीच में आता है, ये मेंबर ऑफ इनर टेम्पल है, अ मैन ऑफ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, विट है, अंडरस्टैंडिंग है, बट ही हैज चोजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस रादर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड होमरसम फर्दर देन परस्यूट हिज ऑन इंक्लिनेशंस। He was placed there to study the laws of land. इन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने पिता की बातें मानी और इनको वकालत पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड इज द मोस्ट लर्नेड ऑफ एनी ऑफ द हाउस, those of stage. Aristotle and Longinus are much better understood by him than Littleton and or Coke. जो लीगल राइटर्स हैं लिटिलटन और कॉक की बात करें तो उनसे ज़्यादा बेटर इनको एरिस्टोटल और लॉन्जाइन्स, जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, ये पढ़ना पसंद है। द फादर सेंड्स अप, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ही वॉज प्लेस्ड से लेके कॉक तक, और फिर उसके बाद द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल्स, लीजेस, टैनर्स इन द नेबरहुड,
पड़ोस में कोई दिक्कत आ गई, लीजेस की दिक्कत आ गई, टेन्योर्स की दिक्कत आ गई, मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पापा को लगता है मेरा बेटा वकील है। वो गाना है ना दोस्तों, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो ये जो बेटा है देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, पापा ने भेजा है वकालत के लिए, और ये अब दिक्कत आ गई, पापा ने प्रॉब्लम्स भेजी, अब क्या करेगा ये? ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ इन दी लम। और वो क्या करता है, इसके लिए एक अटॉर्नी हायर कर लेता है और प्रॉपरली अच्छी तरह से आंसर दे देता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहां से है वो मैं भी बता दूंगा कि यहां पर जो पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन से लेकर आपको ये तैयार करना है कोमन तक, ब्रिटिश कोमन तक। द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसिडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। हमारे आगे जो नेक्स्ट व्यक्ति आता है वो कौन है? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है। ये मर्चेंट है और लंदन के लिए जाने माने मर्चेंट है। इनकी जो नॉलेज है वो व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, ग्रेट एक्सपीरियंस है इनके अंदर। इनके जो नोशंस ऑफ ट्रेड हैं वो कैसे हैं? नोबल एंड जेनरस। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ नोशंस ऑफ ट्रेड बिलोंग टू सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट? योर आंसर विल बी नोबल एंड जेनरस। ठीक है ना, नोबल एंड जेनरस हैं। इनका मानना है कि हर व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ही इज एक्वेंटेड विद कॉमर्स इन ऑल इट्स पार्ट। केवल इतनी लाइन, ये केवल एक लाइन, सिंगल लाइन, ये आपको तैयार करनी है। क्वेश्चन आ सकता है किसके बारे में है ये? तो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में है ये। और कहां से है? द स्पेक्टेटर क्लब से। ही इज एक्वेंटेड विद कॉमर्स इन ऑल इट्स पार्ट। ये कॉमर्स से यानी कि व्यापार से, इसके हर क्षेत्र से लेकर बहुत अच्छी तरह से एक्वेंटेड है। एंड विल टेल यू दैट इट इज अ स्टूपिड एंड बार्बरस वे टू एक्सटेंड डोमिनियन बाय आर्म्स। फॉर ट्रू पावर इट इज टू बी गॉट बाय आर्ट्स एंड इंडस्ट्री। इनका मानना है कि हथियारों से कुछ नहीं होता, हथियारों से तो बेवकूफी है लड़ना। जो असली पावर है ना वो तो आर्ट और इंडस्ट्री में छुपी हुई है। किस में छुपी हुई है? आर्ट एंड इंडस्ट्री में छुपी हुई है। इनका मानना है कि ट्रेड्स जो है उसको हमेशा कल्टीवेट किया जाना चाहिए, उसमें हमेशा एक इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। नेक्स्ट टू सर एंड्रयू इन द क्लब रूम सिट्स कैप्टन सेंट्री। इसके बाद कैप्टन सेंट्री आते हैं। अ जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज, गुड अंडरस्टैंडिंग बट इनविजिबल मॉडेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार करना है नेक्स्ट टू सर एंड्रयू से लेके, ठीक है, मॉडेस्टी तक। जो कैप्टन सेंट्री हैं वो कैसे हैं? ग्रेट करेज है इनके अंदर, गुड अंडरस्टैंडिंग है, इनविजिबल मॉडेस्टी हमें दिखाई पड़ती है। ही इज वन ऑफ देम दैट डिजर्व वेरी वेल बट आर वेरी occurred at putting their talents with the observation of such as should take notice of them. He was some years a captain and behaved himself with great gallantry in several engagements. दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, he was some years से लेके, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्जर तक। He was some years a captain, behaved himself with great gallantry in several engagements and several sieges, but having a small estate of his own and being next heir to Sir Roger. He has quitted a way of life in which no man can rise suitability to his merit. To who is not something of courtier as well as a soldier. दोस्तों ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इन्होंने मतलब बहुत अच्छी लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत अच्छी तरह बहादुरी से भी पेश आए, लेकिन कभी झुके नहीं। अब ये मत कहना कि ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला, तो ये इस सिचुएशन ही, बट इन्होंने फ्लैटरी नहीं की, कभी चापलूसी नहीं की किसी की, और यही कारण है कि ऑनेस्टी से रहे और सर रोजर से इनकी कंपैरिजन की जाती है। फिर इसके बाद वी हैव अमंगस्ट
द गैलेंट विल हनीकॉम, अ जेंटलमैन। दोस्तों यहां से वी हैव से लेके जेंटलमैन तक, अ जेंटलमैन हु इज अकॉर्डिंग टू हिज ईयर शुड बी इन हिज डिक्लाइन ऑफ, जस्ट मिनट, ऑफ हिज लाइफ। एक जेंटलमैन गैलेंट है, डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ है, बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन एंड ऑलवेज हैड वेरी इजी फॉर्चून टाइम, has made but very little impression either by wrinkles on his forehead or traces on his brain। उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिज पर्सन इज वेल टर्न एंड ऑफ गुड हाइट, ही इज वेरी रेडी टू एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स विद विच मैन यूजुअली एंटरटेन वुमेन। और ये उस बारे में बातें करता है जिस बातों से जो पुरुष हैं वो स्त्रियों को एंटरटेन कर सकें, उस प्रकार की ये बातें करता है। ही हैज़ ऑल लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, ये अपने जीवन में पूरी तरह से ड्रेस्ड अच्छी तरह रहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि मतलब सर रोजर की तरह जो केवल 11-12 बार ही ड्रेस चेंज की उन्होंने ह्यूमरस वे में, लेकिन ये व्यक्ति जो है, सर रोजर तो गम के मारे थे बेचारे, दर्द के मारे, मोहब्बत के मारे, और ये पूरी एक तरह से टिप टॉप रहते हैं जो विल हनीकॉम है। और एंड रिमेंबर्स हैबिट्स एज अदर्स डू मैन, और ये उन चीज़ों को करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा बेटर दिखाना चाहते हैं। ही कैन स्माइल वैन वन स्पीक्स टू हिम एंड लाफ्स ईजिली, जब कोई इनसे बातें करता है तो स्माइल देते हैं और धीमी सी हंसी भी इनके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। तो ये विल हनीकॉम का कैरेक्टर है। और इसके बाद ऑल इज कॉन्वर्सेशन एंड नॉलेज हैव बीन इन द फीमेल वर्ल्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि इनकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, पूरा जो नॉलेज है किसके बारे में, फीमेल वर्ल्ड के बारे में है, मतलब स्त्रियों के बारे में ये बात करते हैं। फिर इसके बाद क्लैर्गी आता है। हिज क्लैर्गी मैन, अ वेरी फिलोसॉफिकल मैन ऑफ ग्रेट जनरल लर्निंग, ग्रेट sanctity of life and the most exact good breeding. He has the misfortune to be of very weak constitution and consequently cannot accept of such cares and business as preference in his functions would oblige him to. He is therefore among divines what a chamber counselor is among lawyers. ये जो व्यक्ति है दोस्तों, क्लैर्गी मैन की बात अगर जो हम करें तो क्लैर्गी मैन एक जेंटल व्यक्ति है, एक फिलोसॉफिकल मैन है, एक मैन ऑफ गुड आइडियाज़ है और जनरल लर्निंग वाला ये व्यक्ति है। तो दोस्तों ये मेंबर्स हमारे कुल मिलाकर आते हैं स्पेक्टेटर क्लब में, और इसके साथ साथ जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एसे की तरफ। ये जो एसे है दोस्तों, इसका नाम है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। क्या नाम है? इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो एसे है ये किसका लिखा हुआ है? एजी गार्डिनर का लिखा हुआ है। एजी गार्डिनर का फेमस एसे है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए कि इसमें है क्या, किस तरह के। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो एसेज हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है ना, कहाँ से ये जो एसेज हैं इनके राइटर्स कौन हैं ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इनकी समरी अगर जो आपको पता है तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं समरी से ही। और फिर इनकी लाइंस आप पढ़ लें तो पूरा तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या है, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, या इग्नोरेंस आप जानते हैं अज्ञानता, और अज्ञानता का डिफेंस यहाँ पर किया जा रहा है एक तरह से। अब कैसे डिफेंस किया जा रहा है दोस्तों, हम अपने आप को कभी कभी इस गर्व में जीते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे अंदर है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को इसका बहुत ज़्यादा घमंड होता है, बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपने ज्ञान का, वो शो ऑफ करते हैं अपनी लर्निंग को। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। और अगर जो हम ज्ञान की बात कहें तो ज्ञान, अगर जो हम अपने ज्ञान को तोलने लगे ना तो ना के बराबर ज्ञान हमें मिलेगा। हम जिस ज्ञान पर हम घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, वो कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है इस दुनिया में। और ज्ञान जितना लेना चाहोगे उतना बढ़ेगा, मृत्यु तक भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर किस बात का गर्व? पूरा ज्ञान तो कोई ले ही नहीं पाया, लेकिन लगता है लोगों को जब कुछ कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, प्रोफेसर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी अब कोई नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के हो जाते हैं,
वो अपनी नॉलेज पर घमंड करने लगते हैं और पेशेंट को भी शो ऑफ करते हैं इस चीज का, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। ऐसे ही बहुत से प्रोफेसर्स होते हैं। प्रोफेसर्स में स्नोबेरी मैंने बहुत ज्यादा देखी, एक दिखावापन जो होता है दोस्तों, वो देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। कुछ बनने के बाद में क्या ऐसा हो जाना उचित है? ये सही नहीं है। हमें कभी भी अपने जीवन में गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आई हैव रिटन नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं बीए एमए के स्टूडेंट्स के लिए, अदर्स के लिए भी। लेकिन कभी आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे कॉलेज स्टूडेंट से या फिर अदर्स से आप कभी मिलेंगे, पूछेंगे कि क्या मेरे अंदर जरा सा गर्व है या घमंड है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं कभी ना तो घमंड करता, ना इस चीज पर मैं विश्वास करता, और मैं कहता हूं कि करना भी किसी को नहीं चाहिए, चाहे आप पे अंदर कितना ही ज्ञान क्यों ना आ जाए। क्योंकि आप समझिए कि अभी तो मैं शून्य हूं, अभी मैं जीरो हूं, और मुझे शिखर को प्राप्त करना है। सबमिट टू बी अटेन्ड, द वर्ड्स ऑफ यूलिसिस एंड द राइटर इज टेनिसन। उनको याद करो दोस्तों। अभी तो लाइफ, प्राइड ऑन लाइफ इज टू शॉर्ट। जीवन के बाद जीवन भी मिल जाए तो बहुत कम है, अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन गर्व नहीं करना है। नौकरी भी लग जाए आपकी, तब भी घमंड मत करना दोस्तों, घमंड नहीं करना। घमंड सत्यानाश कर देता है, सब बेकार कर देता है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में हमें यही चीज देखने को मिलती है। और क्योंकि लेखक को क्या हो गया था, लेखक को ये लगने लगा था कि मैं बहुत ज्यादा लर्निड पर्सनैलिटी हूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, और मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। और यहां पर जब वो ये सोचने लगता है तो अपना ही वो एग्जाम्पल यहां पर देता है। और अपने एग्जाम्पल में वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक बार जब मैं इस चीज को सोचने लग गया कि किसी ने मुझसे कुछ हेल्प मांगी, और फिर मैंने सोचा कि क्या मैं वास्तव में हेल्प करने लायक हूं, तो फिर उसने अपने बारे में सोचा कि मैं अपने शरीर के बारे में सोचता हूं कि मुझे तो अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता कि मेरा कौन सा अंग कहाँ है। स्पेशली वो एपोग्लोटिस के बारे में सोचता है। आप एपोग्लोटिस आप जानते होंगे दोस्तों, जो थ्रोट के पास होता है, तो कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस जगह होता है, वो उस चीज से अनजान था। तो ये लगा ये चीज तो मुझे नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं शरीर के बारे में जो हम नहीं जानते। और वो ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि हम अपनी जो शॉर्ट नॉलेज है, अपना जो ज्ञान की कमी है, उसकी वजह से बुरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि हम दिखाते कैसा है, अपने आप को ज्ञानी दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं होता। अब क्या होता है, एक छोटा सा किस्सा ये शेयर करते हैं। और किस्सा क्या शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि एक बार मैं अपने बगीचे में ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे एक जड़ दिखाई दी, एक पेड़ की जड़, एक जड़ दिखाई दी, तो मैं उसको उखाड़ने लगा। और जब मैं उस जड़ को उखाड़ने लगा तो मैं पसीने पसीने हो गया, लेकिन वो जड़ उखड़ के नहीं दी, और उस समय मैं हिम्मत हार गया। तो वो कहते कि मैं उसको काटे जा रहा था, लेकिन वो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो तभी एक साधारण सी एक स्त्री उसके पास आती है, और वो उसको बताती है कि वो एक मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था वो ये कहता है कि मैं जो जड़ उखाड़ रहा था, वो दूर एक पेड़ था जिसकी जड़ें वहां तक आ चुकी थी, और मैं उस जड़ को उखाड़ने का कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब मैं ऐसे पेड़ की जड़ें काट रहा था जिसका मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था उस जड़ को काट के। तो वो चीज उसको दिखाई पड़ती है, तो वो कहता है कि ये मेरा मूर्खतापूर्वक कार्य था, और यहां पर मुझे अपनी अज्ञानता की वजह अपमानित सा भी होना पड़ा। तो वो ये कहते हैं कि जो इग्नोरेंस है ये बहुत बड़ी है, इसका जो फील्ड है ना वो बहुत बड़ा है। हम अपने आप को सोचते क्या है, हम अपने आप को पहाड़ के समान सोचते हैं, लेकिन हम चींटी के बराबर भी नॉलेज नहीं लिए होते। और ये केवल वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ही नहीं, बल्कि जो संपूर्ण संसार है उसके ऊपर ये चीज लागू होती है। और भगवान ने हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भेजा है, तो हमें ज्ञान को तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ हमें गर्व नहीं लाना चाहिए, घमंड नहीं लाना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, खुद का चिंतन करना चाहिए।
खुद के बारे में सोचना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धिमत्ता को अपने कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, चिंतन के साथ कार्य करेंगे, तो उस समय वास्तव में हमें कुछ चीज ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, जिसकी समरी मैंने आपको बताई। और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस की जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो यही स्टार्टिंग की लाइंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये लाइंस, A young man wrote to me the other day lamenting his ignorance and requesting me to tell him what books to read and what to do in order to become learned and wise. एक बार एक यंग मैन ने मुझे लिखा और मुझसे पूछा, ठीक है, और क्या पूछा, मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बताए कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे मेरे अंदर ज्ञान आ जाए, जिससे मैं बुद्धिमान बन सकूं। I sent him a civil answer. तो वो कहते हैं कि मैंने उसको एक साधारण सा उत्तर दिया। And such advice has occurred to me. But I confess that the more I thought of the matter of the less assured I felt my competence for the task. I ceased to be flattered by the implied tribute to my omniscience and felt rather like a person who gives a third class ticket after he has ridden in first class carriage might feel. दोस्तों यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया, मैंने इस चीज़ को कन्फेस किया और मैंने ये किया कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत ही कैड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि उस समय उनको एक ऐसा फील हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने फर्स्ट क्लास की सफ़र किया हो और उसको उसके बाद में थर्ड क्लास का टिकट दे दिया जाए तो उसको कैसा फील होगा। तो यही चीज़, यही सिचुएशन उन्होंने खुद फील की। तो यहाँ तक माइट फील तक दोस्तों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, लाइंस पूछी जा सकती हैं। इसके बाद I begin with myself of this body of me that is carried about on a pair of cunningly devised stilts and a waves of couple branches with 5 flexible twigs at the end of each, which is surmounted by a large round knob with wonderful little orifices and glittering jewels एंड अ सॉर्ट ऑफ मैट फॉर अ कवरिंग। दोस्तों ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया है जिसमें शरीर के बारे में बताया गया है कि जो कि कपल ऑफ ब्रांचेस से बना हुआ है, 5 फ्लेक्सिबल ट्विक्स हैं, ठीक है ना, लार्ज राउंड ऑफ नॉब है, वंडरफुल लिटिल ऑरिफिसेस है, ग्लिटरिंग जेवल्स है इसके अंदर। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं आई कुडंट टेल यू वेयर माई एपोग्लेटिस इज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आई कुडंट टेल यू वेयर माई एपोग्लेटिस इज, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मेरा एपोग्लेटिस कहां है। और व्हाट इट डज विदाउट लुकिंग इन अ डिक्शनरी, और बिना डिक्शनरी में देखे ये क्या काम करता है, बिना डिक्शनरी में देखे मैं इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकता। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताएगा पहले, बट आई ऑलवेज फॉरगेट, मैं हमेशा भूल जाता हूं। आई एम लिटिल बेटर देन द बॉय इन द क्लास, मैं थोड़ा बहुत ही बेटर हूं उस लड़के से जो कि क्लास में स्टडी करता है। विच द डायफ्राम, अगर जो उससे पूछा है कि डायफ्राम कहाँ है, टीचर ने पूछा प्लीज सर इन द नॉर्थ स्टार्टफोर्डशायर सेड द बॉय, तो बॉय ने कहा नॉर्थ स्टार्टफोर्डशायर में है। आई मे लाफ एट द बॉय, तो उस समय मैं हंस सकता हूं उस बच्चे पर, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बट एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो उस पर हंसेगा जस्ट एज मच एज मी इफ आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली व्हाट आई डोंट नो अबाउट द डायफ्राम। अगर जो वो कहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में, जैसे उस लड़के को नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं, मेडिकल लाइन जो है फुल ऑफ मिस्ट्रीज है। तो वो सारे जो फिनोमिनास ऑफ लाइफ हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो मुझे समझ में नहीं आते। इसके बाद दोस्तों इसमें ये देखिए, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन जस्ट नाउ एंड केम अपॉन अ पैच ऑफ ग्राउंड विद रूट्स डीप डाउन। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कहते हैं कि मैं गार्डन में जो है डिगिंग कर रहा था और तभी जो रूट्स थी वो आ गई मेरे उसके नीचे। सम विलेनियस पेस्ट सेड आई, सम एनिमी ऑफ माई कैरेट्स एंड पोटैटोस।
हैव इट देम। और मुझे लगा कि ये तो विलेन है, ये तो एनिमी है हमें, मेरे कैरेक्टर और पटेटे उसके लिए। आई फेल्ट लाइक ए नाइट चार्जिंग द रेस्क्यू ऑफ द इनोसेंस। मैंने एक नाइट की तरह फील किया और मैं बेचारे उन पर, इनोसेंस पर वॉर कर रहा था। आई प्लंग द फोर डीपर, और मैं उस खुरपी से और ज़्यादा खोदने लगा, डीपर एंड टोर एट द रूट्स, और मैं उस जड़ों तक, नीचे तक पहुंचा। एंड ग्रू ब्रीदलेस एंड प्रेस्परिंग, वो मेरी सांसें फूलने लगी, पसीना आने लगा। इवन नाउ आई एक विद दी अगोनीज ऑफ दैट टाइटैनिक कॉम्बैट, और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द भी होने लगा। एंड आई एट द मोर आई फोर्ड द मोर इन्फिनिट बिकम दी रेमिफिकेशंस ऑफ दोज रूट्स। जितना मैं खोदता, जितना मैं करता, वो चीज़ मुझे और दिखाई देती चली जाती, वो जो रूट्स थी। अब इसके बाद क्या हुआ, वहां पर उन्होंने क्या देखा, सो आई कॉल्ड फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस फॉर अ यंग पर्सन हु वाज गिविंग सम कैंडी टू हर बीस इन दी ओरचार्ड। तो एक यंग पर्सन को उन्होंने देखा जो कि क्या दे रही थी, ओरचार्ड में कैंडीज दे रही थी बीस को। शी केम, वो आई, took a glance into the depths, उसने डेप्थ की तरफ देखा एंड said yes you are pulling up that tree, तुम उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। and she pointed to a ivy ground tree in the hedge of dozen yards away, और बहुत दूर पर ये उसने उस पेड़ को पॉइंट करते हुए कहा कि भाई वो वाला पेड़ है जिसको तुम कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या है, डिड आई फील फुलिश यंग सर, ऑफ कोर्स आई फेल्ट फुलिश बट नॉट मोर फुलिश देन आई एवर फेल्ट ऑन 1000 ऑफ अदर ओकेजन्स। तो ऐसा मैंने अपने आप को मूर्ख महसूस किया, लेकिन इतना नहीं, जैसे कि मैंने बहुत सारे ओकेजन्स मेरी लाइफ में ऐसे रहे जहां पर मैंने इससे भी ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस किया। तो ये वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स था, उनमें से एक एग्जाम्पल उसने इस चीज़ का दिया। इसके बाद दोस्तों ये लाइन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस ऐसे की। द फंड ऑफ नॉलेज इज अ कलेक्टिव सम। जो फंड ऑफ नॉलेज है वो किस रूप में, कलेक्टिव सम के रूप में। नो वन हैज ऑल द आइटम्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ द आइटम्स। हर किसी को हर सब कुछ नहीं मिल सकता। एंड देयर आर अ फ्यू ऑफ अस सो पुअर एज नॉट टू हैव सम, और हम में से तो कुछ इतने पुअर हैं कि उसको थोड़ा भी नहीं मिल पाता। इफ आई वर टू walk out into the street now, I fancy I should not meet a soul, man or women, who could not fill in some blank of my mind। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहूँगा, ऐसे मैन से या वुमेन से जो कि मेरे माइंड को फिल ना कर सके। लेकिन वो ये सोचता है कि हर किसी के लिए जो कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हर किसी को परफेक्शन एक तरह से नहीं मिल पाती है। अब इसके बाद दोस्तों ये लास्ट की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अ लिटिल ओल्ड वुमन हु केप्ट द फेथ न्यू मोर देन प्लेटो और एरिस्टोटल। ये जो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में भी हैं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये क्या कहना चाहते हैं, बात यहाँ पर फिलॉसफी की आइडियाज़ की चल रही थी। तो आइडियाज़ की अगर जो हम बात करें तो जो फिलोसोफर्स हैं वो अपने बेस्ड पर, मतलब अपना एक पर्टिकुलर फैक्ट लेकर वो चलते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं जिस पर वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। और अगर जो हम एक साधारण स्त्री की बात करें, वो कहते हैं कि लिटिल ओल्ड मैन, एक लिटिल ओल्ड वुमेन जो है, हु केप्ट द फेथ न्यू मोर देन प्लेटो और एरिस्टोटल, जो जिसके अंदर एक फेथ है, एक आस्था है, वो आपको ज़्यादा बता सकती है किससे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो से। तो कहने का मतलब एक रेस्ट्रिक्ट पर्सन जो होता है ना, उसको भी काफ़ी आइडियाज होता है। जब आप उससे बातें करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी विद्वान के पास बैठे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से ही ज्ञान का भंडार प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज्ञान सब जगह मिल जाएगा, और अगर आप हिम्मत जुटाते हैं किसी से बातें करने की, तो बैठिए, लोगों से बातें कीजिए, और ये मत सोचिए कि कोई भी अनपढ़ है, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे उसने स्कूल की शिक्षा ग्रहण की हो या ना की हो, वो आपको ज्ञान दे सकता है। तो ज्ञान
बांटने से बढ़ता है और लेने से प्राप्त होता है, तो ज्ञान को प्राप्त भी कीजिए और